हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए फिर एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग साइंस का टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने अध्याय 1 कृषि वाला चैप्टर पढ़ा था और आज हम इसी क्रम में आपके लिए अगला चैप्टर अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु लेकर के आए हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और तभी इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू लेसन। बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से सामान्य आंख से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मतलब ये इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर हम नग्न आंखों से, मतलब बिना किसी यंत्र की सहायता से इनको देखने की कोशिश करें तो ये हमें कभी दिखाई नहीं देते। इसीलिए हम इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमको आवर्धक लेंस की सहायता से दिख जाते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमको एक उपकरण की सहायता होती है जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि ब्रेड या रोटी, खासतौर से बारिश के टाइम पर ब्रेड या रोटी पर सफेद या काले रंग के धब्बे से आ जाते हैं, काले रंग के धब्बे से दिखाई देने लगते हैं। और जब हम इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे तो इसमें गोल गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। क्या है ये संरचनाएं? बच्चों, यही सूक्ष्म जीव हैं। अब क्योंकि ये धब्बे हैं, इनमें लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं, तब ये हमको एक छोटे से धब्बे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वरना अकेले तो हम इसको बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना नहीं देख सकते। अब आता है सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों को हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं। सूक्ष्म जीव को हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? आइए, सबसे पहला आता है जीवाणु, जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं। आप इससे भली भांति परिचित होंगे, आपने जरूर सुने होंगे, कहते हैं जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरिया, इस शब्द से हम अच्छे से परिचित हैं। बच्चों, ये जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब क्या है? जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है और ये एक कोशिका ही इसके सारे कार्य संपादित करती है। इसी में श्वसन, जनन, सब कार्य एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। और अगर हम इसकी आकृति के आधार पर बात करें तो ये कई तरीके के होते हैं। स्पाइरल जीवाणु, जो स्पाइरल शेप में होता है। छड़नुमा, जैसा कि नाम से विदित है। ये देखिए, आपके सामने चित्र भी दिया हुआ है, ये छड़ के जैसा होता है। कुछ जीवाणु गोलाकार भी होते हैं, इस तरीके से देखिए, और कुछ कौमे के आकार के भी होते हैं, इस तरीके से, कौमा रूपी। तो ये इनके विभिन्न
आकार के आधार पर ये होते हैं। आपने सुना होगा जीवाणु के द्वारा कुछ सामान्य रोग भी होते हैं। आपने बहुत अच्छे से ये सुने होंगे, जैसे हैजा है, टीबी है। ये सब जीवाणु जनित रोग हैं जिन्हें हम आगे भी और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हैजा, टीबी, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। दूसरे हैं कवक, जिसे हम इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। कवक ये बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय का क्या मतलब है? जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनता है और ये अलग अलग कार्य को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। तो कवक बहुकोशिकीय होते हैं। या आपने सुना ही होगा फफूंदी, जिसे अभी हम बता रहे थे, रोटी पे, ब्रेड पे, वो कवक ही होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि दांत खाज, खुजली हो गई, वो सब कवक के द्वारा ही होता है। इसके उदाहरण हैं राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ये कवक के उदाहरण हैं। इनके चित्र भी दिए हैं। देखिए ये राइजोपस है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। देखिए इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और ये पेनिसिलियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है आगे बताएंगे। इससे एक दवा मिलती है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा इससे बनाई जाती है। एस्परजिलस है। तो ये सभी हमारे कवक के उदाहरण हैं, जिसको हम हिंदी में फफूंदी भी कहते हैं। इसको कहते हैं फफूंदी लग गई। फफूंदी क्या होते हैं? कवक होते हैं। कवक होते हैं जो काफी सारी संख्या में होते हैं। अगला है तीसरा समूह शैवाल, जिसे हम एल्गी कहते हैं। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, या फिर वैसे भी आपने देखा होगा, नॉर्मली भी जहाँ पे पानी वानी रहता है, हमें काई सी आ जाती है। वो जो हरी हरी सी काई होती है, ग्रीन ग्रीन सी होती है, वो शैवाल ही होते हैं। ये होते कैसे हैं शैवाल? ये कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ शैवाल कैसे होते हैं? ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये उदाहरण है स्पायरोगैरा, ये क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का चित्र है ये कोशिकीय होता है। ये स्पायरोगैरा है, जो फीतेनुमा रचना होती है, जो एक कोशिका के दूसरी कोशिका, एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका, उसके ऊपर तीसरी, इस तरीके से ये मिलने से एक तंतु के जैसी रचना बन जाती है। तो ये दोनों हमारे शैवाल हैं। ये एक कोशिकीय शैवाल है और ये बहुकोशिकीय शैवाल है। आगे चलते हैं। इसका चौथा समूह, जिसके अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय है। इसका शरीर भी केवल और केवल एक कोशिका के आपस में मिलने से, एक ही कोशिका से बना होता है। यही एक कोशिका सारी क्रियाओं को करती है। यही श्वसन करती है, यही उत्सर्जन करती है, यही जनन करती है। यही एक कोशिका सारा काम करती है। प्रोटोजोआ ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, और भी हमने पढ़े हैं मलेरिया परजीवी, जो मलेरिया करता है, प्लाज्मोडियम जिसे कहते हैं, वो भी प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है। एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, ये सब प्रोटोजोआ वर्ग के प्राणी है। इसमें देखिए अमीबा का चित्र दिया हुआ है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अपनी आकार बदलता रहता है। ये पैरामीशियम का दिया, जिसको स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। ये चप्पल जैसी आकृति का होता है। ये भी अनेक रोग करते हैं, जैसे मलेरिया ही हमने आपको उदाहरण बताया, या पेचिश, ये सब प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग हैं। ये थे हमारे 4 वर्ग, जिनको हमने सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत रखा गया है। और विषाणु भी सूक्ष्म जीव है। अगला लेते हैं विषाणु, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वायरस। वैसे तो ये भी सूक्ष्म जीव है, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। कैसे भिन्न है आइए जानते हैं। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। सजीव क्या है? जिनमें सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि आदि। और निर्जीव, इसमें कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती, न ये श्वसन करते, न ये उत्सर्जन करते, न ये जनन करते, न वृद्धि करते। तो विषाणु
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण होते हैं। वैसे ये निर्जीव है, लेकिन अगर ये किसी दूसरी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो ये जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ये सजीवों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका, इनके अंदर ही ये गुणन करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसीलिए इनको अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग रखा गया है। वैसे है भी, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। विषाणु तो आपने अभी देखा था, कोरोना वायरस, तो ये क्या था? ये भी एक विषाणु है जिसके द्वारा कोरोना रोग होता है। और भी है अनेक विषाणु, वायरस खूब सारे हैं। वायरस के द्वारा रोग भी काफी होते हैं, जुकाम, खसरा, चेचक, आगे इनके विस्तृत में चर्चा करेंगे। ये विषाणु जनित रोग है, ये खसरा, चेचक, जुकाम, जो कॉमन कोल्ड हो जाता है हमको, ये भी एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। जुकाम, फ्लू जो हो जाता है, ये भी एक विषाणु जनित रोग है। तो ये थे हमारे सूक्ष्म जीवों के प्रकार। अब आगे बात करते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी जगह पाए जाते हैं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। ये सभी जगह पाए जाते हैं, अर्थात ये सर्वव्यापी हैं, सब जगह पर हैं, कोई भी जगह इनसे रहित नहीं है। ये बर्फ में, गर्म जल के झरनों में, वायु में, जल में, मरुस्थल में, दलदल में, यहाँ तक कि मनुष्य सहित समस्त जंतुओं के शरीर में भी ये पाए जाते हैं। इसीलिए इनको हम सर्वव्यापी कहते हैं, सभी जगह पाए जाने वाला सर्वव्यापी। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। सूक्ष्म जीव सभी जगह पर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, फ्रीली, अकेले अकेले रह सकते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। जैसे अमीबा, अमीबा आराम से अकेले रह सकता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहते हैं। जैसे कवक, अभी हमने आपको बताया था कि ब्रेड के ऊपर जो काले काले से धब्बे थे, वैसे तो ये सूक्ष्म दिखाई देते थे, लेकिन वो काले काले से जो धब्बे हैं, क्योंकि लाखों कवक ने मिलकर के वहां कवक जाल बनाया हुआ है, इसलिए ये कवक हमें धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? समूह में। एवं जीवाणु, जीवाणु का भी फोटो दिखाया था, दंडनुमा छड़ जैसे जो थे, और ये स्पाइरल, ये सब समूह में रहते हैं। अब बात आती है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक है। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों से हमें अनेकों लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो आइए इस पर भी विस्तृत चर्चा करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? मित्रवत सूक्ष्म जीव, जैसे कि इनसे नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमारे लिए कुछ न कुछ हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, मित्र की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब ये किस तरीके से हमें हमारे लिए उपयोगी है, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में। सूक्ष्म जीवों का पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ा योगदान है। किस तरीके से रखते हैं? तो ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये कार्बनिक अपशिष्ट सब्जियों के, फलों के जो छिलके वगैरह होते हैं, और जंतु अवशेष, जो जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं, गोबर वगैरह, इनको हमने कृषि वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इनको एक गड्ढे में खोद करके हम डाल देते हैं, गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं, और कुछ समय के बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनका अपघटन करके इनसे हानि रहित उपयोगी पदार्थ बनाते हैं।
ये हमने देखा कि जो सब्जियों के छिलके बिलके जो प्रकृति गंदा करके उन सबको, या जंतु अवशेष थे, उन सबको इन्होंने हानि रहित उपयोगी पदार्थों में बदल दिया। जैसे इसका एक उदाहरण है खाद का निर्माण। इन सब कार्बनिक अवशिष्ट जो थे, इन सब से किसका निर्माण होता है? खाद का निर्माण होता है। और मृत जीवों के अपघटन, देखिए आपने देखा होगा कि कभी पक्षी मर जाते हैं या और भी जीव जंतु मर जाते हैं, वो सड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो वहां पे नहीं मिलते। क्या हुआ उनको ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं, उनके मृत शरीर का ये अपघटन कर देते हैं। और इस अपघटन के दौरान ये जटिल पदार्थ जो होते हैं उसमें, उनको ये सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं सूक्ष्म जीव। तो इससे क्या होता है? वो सरल पदार्थों में टूट जाएंगे और ये जो सरल पदार्थ हैं, ये जो आवश्यक पदार्थ हैं, इनको दूसरे अन्य जीव इनको ग्रहण करके इनका उपयोग कर पाएंगे। अतः ये एक तरीके से पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। सड़े गले मृत जीवों को हटा रहे हैं और उनकी जगह उनके जो तत्व हैं जिनसे मिलके बने हैं, उनको वापस वायुमंडल में, वापस पर्यावरण को दे रहे हैं, जिससे कि वो पर्यावरण में जो और जीव जंतु हैं फिर से उसका उपयोग कर सकें। इस तरीके से ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे चलते हैं। इसके दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग दही एवं ब्रेड बनाना। आइए देखते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है लैक्टोबैसिलस? ये दूध से दही का निर्माण करता है। आपने देखा होगा कि हमें जब दूध से दही जमाना होता है तो हम गुनगुने दूध में, ज्यादा गर्म में नहीं, गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं। उस दही से क्या होता है? उस दही में जीवाणु होते हैं, लेकिन वो डरिए नहीं कि दही में जीवाणु होते हैं हम खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए उपयोगी, लाभकारी, मित्रवत जीवाणु है। तो जब ये हम दूध में दही को मिलाते हैं तो वो जीवाणु वहां पर आ जाते हैं और फिर ये वहां पर तेजी से जनन करने लगते हैं। जब तेजी से जनन करते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो ये दूध से दही का निर्माण करती है। इस तरीके से ये दूध के दही से निर्माण में भी आवश्यक है। इनके बिना दूध से दही नहीं बन सकता। दूसरा, पनीर, अचार आदि अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी इनका महत्वपूर्ण रोल है। अब आगे चलते हैं। ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। ईस्ट क्या है? ये एक कवक है। तो ये क्या करता है कि चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है। ईस्ट क्या करता है? चावल के आटे जो होता है, हम उससे इडली या डोसा बनाते हैं, उसमें ये किण्वन करता है। किण्वन क्या है इसको हम आगे जानेंगे। तो ये ईस्ट जो होते हैं, इनका बेकरी उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में भी महत्वपूर्ण रोल होता है। बेकरी उद्योग में भी ईस्ट का बहुत अहम रोल होता है। इसमें क्या करते हैं, ये मान लीजिए एक हमने बाउल लिया, इसमें हमने मैदा डाल ली और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला, गुनगुने पानी से उसको गूंथना शुरू किया और बाद में इसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिला दिया। तो इसमें जैसे ईस्ट आएगा, आने के बाद वो तीव्रता से जनन करने लगते हैं, तेजी से जनन करने लगते हैं और जनन के द्वारा उनकी संख्या बढ़ जाती है। और जब संख्या बढ़ जाती है तो ये श्वसन, ये जो ईस्ट जो है, ये श्वसन के दौरान CO2 निकालते हैं। अब क्योंकि संख्या बढ़ गई है तो ज्यादा CO2 निकलेगी। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम केमिकली CO2 लिखते हैं। तो ये श्वसन में CO2 छोड़ते हैं और ये जो गैस के बुलबुले हैं, कौन सी गैस के बुलबुले? CO2 गैस के बुलबुले। CO2 गैस के बुलबुले हैं, ये खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते। जो मैदे में हमने इसको लगाया था, बाउल में डाला था, तो वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद फूल जाएगी, फूल करके वो काफी उठी उठी सी हो जाएगी, क्योंकि खमीर वाले मैदे का ये आयतन बढ़ा देते हैं। तो ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। CO2 की वजह से ही ब्रेड में देखा है कितने बड़े बड़े छिद्र होते हैं और ये स्पंजी होता है, ये CO2 की वजह से होता है। पेस्ट्री और केक में भी ऐसा होता है। तो अगला हमने जाना कि
दही और ये बेकरी उद्योग में इसका किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी हैं। अब आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, चलिए बताते हैं। बड़े स्तर पर, बड़े औद्योगिक स्तर पर, कि जब औद्योगिक स्तर पर चाहिए तो हमें कोई चीज काफी मात्रा में चाहिए, तो बड़े स्तर पर एल्कोहल एवं शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व रोल है। बड़े स्तर पर एल्कोहल के निर्माण में, शराब और एसिटिक अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखिए क्या होता है, गेहूं है, चावल है एवं फलों का रस, इनमें प्राकृतिक शर्करा होती है, नेचुरल शुगर इनमें मौजूद होती है। तो ये ईस्ट क्या करते हैं, ये इस प्राकृतिक शर्करा को, ईस्ट क्या करते हैं, जो प्राकृतिक शर्करा होती है, ये चाहे गेहूं की हो, चावल की हो या फलों के रस की हो, उनको ये अल्कोहल एवं शराब में बदल देती है। प्राकृतिक शर्करा से अल्कोहल या शराब बच जाता है और इस क्रिया को हम प्राकृतिक शर्करा से अल्कोहल या शराब बनाने की क्रिया, ये क्या कहलाती है, किण्वन। आइए किण्वन को और थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। क्वेश्चन आता है किण्वन क्या होती है। किण्वन की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने की थी, और किस ईयर में की थी, 1857 में। किण्वन होता क्या है, तो किण्वन वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करते हैं। मतलब पूर्ण विघटन नहीं होता, उसमें कैसा विघटन होता है, अपूर्ण, आधा होता है, विघटन करते हैं। तो इसमें क्या CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल आदि का निर्माण इसके द्वारा होता है। तो किण्वन क्या है, इसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा के अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल आदि का निर्माण करती हैं। इस क्रिया में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अगला, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया। चीनी किस तरीके से अल्कोहल में परिवर्तित होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया ही ये किण्वन कहलाती है। तो बच्चों, ये थे सूक्ष्म जीवों के कुछ मित्रवत उपयोग। अगले वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, किस तरीके से औषधि उत्पादन में उनका रोल है, टीका क्या होता है, और भी ये किस किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। इस पर हम विस्तृत चर्चा आगे अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वाकई अच्छे से समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका भरपूर फायदा उठा सकें। बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।